हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। हमारी यूटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसके बाद अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जो था सत्ता की साझेदारी, हमने वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे संघवाद की। आखिर संघवाद क्या है और संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको पिछला चैप्टर समझ नहीं आया तो भी मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको एक बार फिर से उसके बारे में बता दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें आप सभी बच्चे अभी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आखिर संघवाद है क्या और संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, संघवाद क्या है। देखिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि बेल्जियम के अंदर 2 प्रकार की सरकारें थी, एक प्रांतीय सरकार और एक केंद्रीय सरकार, जिसमें जो केंद्रीय सरकार थी उसके पास अधिक शक्ति थी, जबकि जो प्रांतीय सरकार थी, जो राज्य की सरकार थी, उनके पास बहुत ही कम शक्ति थी। और जो उनके पास शक्तियाँ भी थी, गिनी चुनी जो शक्तियाँ थी, उन पर भी केंद्र सरकार का अंकुश लगा रहता था, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का अपना कोई कार्य नहीं कर पाते थे। तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और स्वतंत्र रूप से वो क्या कहते हैं, शासन नहीं कर पाते थे। तो और दूसरी तरफ हमने श्रीलंका को भी देखा था कि श्रीलंका में किस प्रकार एक ही सरकार थी जो केवल एक ही हित के लोगों को अपने साथ लेकर चल रही थी। बाकी अन्य जितने भी हित थे उन सब का अनदेखा वो करते चले आ रहे थे। देखिए, मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ाऊंगा इसमें, जिससे आपको कोई समस्या ना आए, चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका में क्या अंतर था। ठीक है, अब आप सभी को याद भी होगा कि बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए थे। 1970 से और 1993 तक उसने 4 संशोधन किए थे अपने संविधान के अंदर। और जो अपनी जो प्रांतीय सरकार थी उन्हें कुछ ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ठीक है, तो उन्हें कुछ अन्य शक्तियाँ प्रदान की थी। तो बेल्जियम ने ये इस तरीके का मॉडल अपने वहाँ पर अपनाया। देखिए, अब इस व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं। एक तो जब 2 सरकारें किसी देश के अंदर चलती हैं, 2 या 2 से अधिक, उस व्यवस्था को हम कहते हैं संघवाद। ठीक है, या फिर संघात्मक। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था। अब मान लीजिए जैसे हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं। अब 28 राज्यों के अपने अपने अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं और इन 28 राज्यों के ऊपर एक राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो 28 राज्य हैं ये राज्यों पर शासन करते हैं, और जबकि जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पूरे देश पर शासन करते हैं। ठीक है, तो जो इस प्रकार की व्यवस्था होती है उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे, सर इसमें केवल 2 स्तर होते हैं। नहीं, इससे 2 से ज़्यादा स्तर भी इसके अंदर होते हैं। वो स्तर कौन से होते हैं मैं आपको आगे भी बताऊंगा और यहाँ पर भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहला स्तर कौन सा है, एक तो होगा केंद्र का, एक राज्य का। अब इसमें देखिए आगे और स्तर हैं। एक होता है हमारा, जैसे आपने पंचायतें सुनी होगी, ठीक है, वो भी संघवाद का रूप है एक। और एक आपका नगर पालिका, नगर पंचायत आपने सुने होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात करें, वो स्वतंत्र रूप से पूरे देश में शासन करता है ना। वो किसी से, हमसे, आपसे या फिर अन्य किसी लोग से पूछने थोड़ी आता है कि मुझे ये नीति लागू करनी है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अपने राज्य में शासन करता है और नीति लागू करता है स्वतंत्र रूप से। इसी प्रकार पंचायतों को भी अपने अधिकार दिए हुए हैं और नगर पंचायतों को भी अपने अधिकार दिए हुए हैं। तो इस
प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं, उसे संघवाद कहा जाता है। अब दूसरी तरफ हम इसके विपरीत देखें, एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक आप समझ गए, संघ दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक स्तर वाले, और एकात्मक होता है केवल उसमें एक ही स्तर होता है, ठीक है। अब एक स्तर कैसे, देखिए मान लीजिए ना तो हमारा देश, देखिए 28 राज्य, मैंने आपको बताया अभी 28 राज्य देश के अंदर हैं। अब मान लीजिए 28 राज्य हैं, एक भी मुख्यमंत्री नहीं है, हमने मुख्यमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं बना रखी अपने देश में, ना ही कोई राज्य है, केवल एक देश और एक ही शासन करने वाला यानी कि राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति होगा। अब आपने जैसे देखा होगा, कई बार सुना भी होगा, पढ़ना, गूगल पर सर्च करना, चाइना के बारे में आप कभी पढ़ना, मैं आपको अपने पड़ोसी देश के बारे में बता रहा हूँ कि चाइना के अंदर जो व्यवस्था चलती है वो केवल एकात्मक व्यवस्था है। वहाँ पर इतना बड़ा देश है, वहाँ पर जो प्रांतीय लोग हैं, प्रांतीय जो शासक हैं, उन्हें उस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई जिस प्रकार की भारत में है। यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति के पास में सारी सत्ता है, उसी का उपयोग वो पूरे देश के अंदर करता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, जो केवल एक स्तर की सरकार होती है, जिसमें एक स्तर की सरकार होती है, उसे एकात्मक कहा जाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था। और जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों पर शासन व्यवस्था की व्यवस्था होती है, उसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम ने किस प्रकार अपने संविधान में कुछ बदलाव किए और जो प्रांतीय सरकार थी उन्हें कुछ अन्य अधिकार दिए गए। अब जो सरकारें थी बेल्जियम की, जो प्रांतीय सरकार थी, वो केवल केंद्र सरकार पर मजबूर नहीं रहती थी, केवल उन पर निर्भर नहीं रहती थी। अब उनके पास अपने कुछ अधिकार आ गए थे जिनका वो अपने रूप से पालन कर सकते थे, ठीक है। अब बेल्जियम में एकात्मक व्यवस्था थी, तो उसने अब कैसे संघीय व्यवस्था को उसने अपना लिया कि जो प्रांतीय सरकार थी उनको काफ़ी रियायतें दी गई, उन्हें काफ़ी शक्तियाँ प्रदान करी गई। अब दूसरी तरफ हम देखें श्रीलंका को, श्रीलंका की जो शासन व्यवस्था थी वो केवल एकात्मक व्यवस्था थी। जैसे देखिए, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार थे। मैंने अभी आपको बताया था कि एकात्मक व्यवस्था वो होती है जिसमें केवल एक ही सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं, उसे हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। और संघीय व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों पर शासन व्यवस्था होती है, जो लोग शासन करते हैं उसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक प्रकार की सरकार थी श्रीलंका में। अब श्रीलंका के जो लोग थे वो क्या चाहते थे, जो अधिकतर हम जिनकी बात करें तमिल नेता, जो कि अपने आप में अल्पसंख्यक अपने आप को समझते थे, समझते क्या थे, आखिरकार ये अल्पसंख्यक थे ही श्रीलंका के अंदर। अब ये चाहते थे कि हमारे देश के अंदर, श्रीलंका के अंदर सही मायनों में संघीय व्यवस्था कायम हो, ठीक है। तो ये उसके पक्षधर थे और संघीय व्यवस्था को यहाँ पर ये अपनाना चाहते थे, जबकि जो वहाँ के शासक थे वो किसी प्रकार की रियायत, किसी प्रकार की छूट अपने प्रांतीय सरकारों को नहीं देना चाहते थे। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया पूरा एक बार मैं बता चुका हूँ और बुक के माध्यम से भी आप सभी के सामने है, लाइन टू लाइन आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है और जो विभिन्न जो उसकी इकाइयाँ होती हैं और बाकी शक्तियाँ उनमें वो बांट के रखता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया चाइना का, जिसमें केवल एक प्रकार की सरकार है, ठीक है। अब देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, सर्वोच्च कौन होता है, केंद्रीय सरकार, लेकिन अपनी शक्तियों को इकाइयों में वो बांट कर रखती है, ठीक है। और देखिए, संघीय व्यवस्था मैंने आपको बताया था अभी दो स्तर पर होती है, दो या दो से अधिक स्तर पर हो सकती है, ठीक है। इसमें सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व उसके विषय होती हैं। अब देखिए, संघीय जो सरकार होती है उसके कार्य क्या होते हैं। एक तो देखो, देश तो उन्हें देखना ही पड़ेगा, अपने देश के जो राज्य हैं उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसके बाहर भी हमें जाना पड़ेगा। जो केंद्रीय सरकार होती है, जो बाहर के हमारे मामले होते हैं, विदेशी मामले होते हैं, हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध होते हैं, व्यापार होता है, या कोई भी अन्य प्रकार की कोई, जैसे सैनिक सहायता ले लीजिए, किसी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है, ये सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं संघीय व्यवस्था के अंदर। लेकिन अगर एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो एकात्मक व्यवस्था में केवल एक स्तर के लोग, जिसमें एक ही सरकार होगी, तो उसी के कार्य देश के अंदर भी होंगे, उसी के कार्य देश के बाहर भी होंगे, ठीक है।
तो संघीय व्यवस्था में जो विदेशी मामले ज़्यादातर होते हैं वो संघीय सरकार यानी कि जो केंद्रीय सरकार होती है उसके पास होते हैं संघीय व्यवस्था में, ठीक है। और दूसरी तरफ राज्य या प्रांतों की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में शासन करते हैं, और इनके ऊपर कौन है? केंद्र सरकार। वो पूरे देश पे शासन करती है। उसके जो सबसे ताकतवर जो अधिकार होते हैं वो विदेशी मामलों से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब ठीक है, और संघीय व्यवस्था के बारे में वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, जिसमें 2 स्तर की सरकारें होती हैं, 2 से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है। इस प्रकार शासन व्यवस्था की जाती है। और जबकि जो एकात्मक व्यवस्था है वो इसके ठीक उलट है, ठीक है, इसके बिल्कुल उलट है। देखिए, एकात्मक व्यवस्था में शासन एक ही स्तर पर होता है, यानी कि मान लीजिए अगर एक घर में मान लीजिए इतने लोग रह रहे हैं, कई लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, तो उनमें देखिए घर में एक ही मुखिया होता है, उसकी ही बातचीत चलती है। आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति की वहाँ पर सारी बातचीतें चलती थी, उसी के अधिकार वहाँ पर उसी के हाथ में थे और जैसा वो कह देता था वैसा ही होता था। तो इसी प्रकार की व्यवस्था को हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। मान लीजिए जो अपनी चलाए, मतलब सब लोगों पर अपना आरोप चढ़ाए, किसी से बातचीत करके कोई कार्य ना करे, ठीक है, तो उसे हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो केंद्रीय सरकार है और जो प्रांतीय सरकार है उन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर होता है। जबकि जो केंद्रीय सरकार है वो प्रांतीय सरकार को आदेश दे सकती है कि आपको ये चीज़ें करनी हैं, आपको ये कानून अपने राज्य में लागू करना है और करना ही पड़ेगा। लेकिन संघीय व्यवस्था के अंदर मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था में जो राज्य होते हैं, जो प्रांतीय सरकारें होती हैं, वो स्वतंत्र रूप से शासन करती हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो ये थी व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए, पर संघीय व्यवस्था में मैं आपको देखिए, ये आप यहाँ पे मैप देख रहे होंगे, ये मैप है संघीय व्यवस्था वाले देशों का। कौन कौन से देश के अंदर संघीय व्यवस्था है, जिसमें आप भारत को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको भारत दिखाई दे रहा होगा, भारत और साथ में पाकिस्तान, इन दोनों जगह पर संघात्मक व्यवस्था है। क्या हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था है? आप सभी को मैं यहाँ पर एक असाइनमेंट देता हूँ वीडियो के अंदर ही, बताइए कि क्या हमारे देश के अंदर संघीय व्यवस्था है और वो संघीय व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है। मैं आगे वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें ये कुछ दिखा रहा हूँ, कुछ देश जो संघीय व्यवस्था वाले हैं, जिसमें देखिए कनाडा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों हैं यहाँ पर। इन दोनों में क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, आप देख सकते हैं। और नीचे ब्राज़ील। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछे कि विश्व के अंदर कौन कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पर संघीय व्यवस्था है, तो कनाडा आप याद रखना, बेल्जियम, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, जर्मनी। तो इस प्रकार के जो देश हैं, यहाँ पर मलेशिया है, ऑस्ट्रिया है। तो इस प्रकार के जो देश हैं इनमें संघीय व्यवस्था है। और बाकी मैंने आपको बताया था, देखिए चाइना जो एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो आप देखें हमारे ऊपर सीधा यहाँ पर कौन है? चाइना। यहाँ पर जो ग्रीन मार्क मैंने अभी किया है, यहाँ पर कौन है? चाइना। तो चाइना में क्या एकात्मक व्यवस्था है। इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टोटल आज तक जो यूएन के अंदर जो देशों की संख्या है, जो आप मानते हैं कि कितने देश हैं विश्व के अंदर, तो 193 देश जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं यूएन के अंदर, उनकी संख्या है। तो उनमें से केवल 25 देशों में ही संघीय व्यवस्था है। तो आप सोच सकते हैं कि संघीय व्यवस्था केवल किन किन देशों में है और संघीय व्यवस्था कितनी लाभदायक है, ठीक है। अब देखिए संघीय व्यवस्था में मैंने आपको बता दिया था केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने अपने कार्य एक ही देश के अंदर करते हैं। और जबकि एकात्मक व्यवस्था में जो प्रांतीय सरकारें होती हैं उन्हें नामात्र की क्या कहते हैं आज़ादी होती है, उन्हें
जो एकात्मक सरकार होती है, जो केंद्रीय सरकार होती है, उसके सारे कानून मानने पड़ते हैं, ठीक है, उन्हें वो मना नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पे देखिए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हम बात करते हैं। पहला देखते हैं, नंबर 1, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली हो सकती हैं। जो मैंने आपको बता दिया कि संघीय व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली हो सकती है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल के साथ ही। नंबर 2 पर अगर हम देखें, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना क्षेत्र अधिकार होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, लेकिन ये दोनों जो सरकारें होती हैं, शासन तो केवल एक देश के नागरिक पर ही करेंगे। मान लीजिए अगर हमारे भारत के अंदर, जैसे मान लीजिए ये मैप है, ये मैप में हम भारत में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जूम करके आपको भारत दिखा रहा हूँ। अब भारत में क्या कहते हैं, 28 राज्य यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर 28 राज्यों के 28 मुख्यमंत्री हो गए, वो अपने अपने राज्य में शासन करेंगे, यानी कि हम पर भी शासन करेंगे, हमारे ऊपर भी शासन करेंगे। अब मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ देश को, तो इसके ऊपर राष्ट्रपति भी होगा, इन मुख्यमंत्रियों के ऊपर, ठीक है, होगा ना, एक देश का राष्ट्रपति होगा। अब वो राष्ट्रपति क्या कहते हैं, वो भी तो हम पे ही शासन करता है। तो संघीय व्यवस्था में यही व्यवस्था होती है कि 2 स्तर की जो सरकार हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन उनके अपने अपने क्षेत्र अधिकार होते हैं जिसमें वो कार्य करते हैं, चाहे वो प्रशासन के हों या फिर वो कर वसूलने के मामले में हों। देखिए, केंद्र सरकार का अपना टैक्स होता है, राज्य सरकार का अपना टैक्स होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संघीय व्यवस्था चलती है। और जो ये सरकारें होती हैं संघीय व्यवस्था के अंदर, इनके जितने भी अधिकार होते हैं वो संविधान में क्या कहते हैं, लिखे हुए हैं, वो स्पष्ट रूप से उनका वर्णन वहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। और नंबर 4 देखते हैं हम कि संविधान के जो मौलिक प्रावधानों में किसी प्रकार का अगर कोई बदलाव या फेरबदल करना चाहिए तो इनमें जो दोनों स्तर की सरकार हैं उन दोनों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ देखिए 5वां पॉइंट देखते हैं हम कि 5वीं विशेषता इसकी क्या है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जो स्थानीय सरकारें होती हैं, प्रांतीय राज्य सरकारें होती हैं और केंद्रीय सरकार होती है, इन दोनों के बीच में अधिकारों को लेकर क्या कहते हैं, कई बार झगड़ा हो जाता है। आपने न्यूज़ में कई बार देखा होगा कि दिल्ली और जो केंद्रीय सरकार है हमारी भारतीय सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य और जो केंद्र हमारा पूरा देश है, ठीक है, इन दोनों के बीच में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में काफ़ी मतभेद रहते हैं हमेशा अधिकारों को लेकर। तो मान लीजिए कई बार अधिकारों को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, कोई कहता है कि ये अधिकार मेरा है, कोई कहता है ये अधिकार मेरा है, इस व्यवस्था के साथ मैं काम करूँगा, इसके साथ मैं करूँगा। तो इस प्रकार की कैसी भी अगर उनमें झगड़ा उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रकार के जो अधिकार होते हैं उनका समाधान कौन करता है, ठीक है, इनका समाधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी अधिकार हैं उनका वर्णन करता है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में कभी झगड़ा हो जाता है, केंद्र राज्य और इनके अधिकारों को लेकर में झगड़ा होता है, तो उसका समाधान कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 6वां पॉइंट हम इसका देखते हैं कि जो वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए भी विभिन्न सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि केंद्र सरकार का अपना टैक्स होता है, राज्य सरकार का अपना टैक्स होता है, वो अपने अपने माध्यम से टैक्स वसूल करते हैं। मान लीजिए अगर पेट्रोल, जैसे अगर आप मान लीजिए हमारे देश के अंदर 50 रुपये में हम पेट्रोल बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं, तो केंद्र सरकार उस पर अपना टैक्स लगाती है, और जब वो राज्य में आ जाता है राज्य सरकार उस पर अपना टैक्स लगाती है। आपने कई बार सुना होगा सेस लगा दिया गया है पेट्रोल पे ऊपर। तो इस व्यवस्था से दोनों अपने अपने हिसाब से कर वसूल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं थी, विशेषताएं थी, केंद्रीय सरकार और संघीय व्यवस्था किस प्रकार से चलती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें आपको हम बताएं कि संघीय व्यवस्था कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया। अब देखिए केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। अब देखिए संघीय व्यवस्था 2 प्रकार से भी गठित हो सकती है।
एक तो देश के राज्यों को मिलाकर, जैसे में हमारी भारत की स्थिति है, भारत में 28 राज्य हैं, उनको मिलाकर एक संघ बनाया हुआ है, संघीय सरकार बनाई हुई है। जबकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ देश मिलकर साथ आएँ। मान लीजिए, जैसे उदाहरण यहाँ पर अब ले लीजिए, जैसे उदाहरण यहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों ने क्या किया था, अपना एक संघ बनाया। ठीक है, देखिए देश तो अपने अपने थे ही, तीनों चारों, सभी अपने अपने देश तो आज़ाद थे, स्वतंत्र रूप से अपने अपने देश में शासन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए इन्होंने क्या कहते हैं, एक संघ की स्थापना की हुई थी। ठीक है, इस प्रकार के संघ में देखिए कौन शक्तिशाली होगा, इस प्रकार के संघ में तो जो प्रांतीय सरकार हैं वही शक्तिशाली होंगी। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी अपने अपने स्वतंत्र राष्ट्र हैं। तो दो प्रकार से भी संघीय व्यवस्था होती है। एक तो कुछ देशों को मिलाकर एक संघीय व्यवस्था बनाई जा सकती है। दूसरा, अगर एक विशाल क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र वाला देश है, तो उस देश को भागों में बांटकर वहाँ पर क्या कहते हैं, क्षेत्रीय जो स्तर के लोग हैं उनको सत्ता में भागीदार बनाया जाए। ठीक है, इस प्रकार से संघीय व्यवस्था को चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी संघीय व्यवस्था आखिर है क्या। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया मैप के माध्यम से। मैप भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश जो संघीय व्यवस्था वाले हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है, अगर आप अभी भी एक बार नहीं समझें कि संघीय व्यवस्था भी दो तरीके की है, दो तरीके की कैसे, एक तो हमारा देश है, मान लीजिए ये देश है हमारा, भारत आपको दिखाई दे रहा है। इस भारत देश के अंदर 28 राज्य हैं, 9 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके अंदर हमने इसे भागों में बांटा हुआ है। 28 तो हमारे राज्य हो गए और 9 हमारे केंद्र शासित राज्य हो गए। इनों में हमने बांटा हुआ है, सत्ता का बंटवारा किया हुआ है। ये हमारी एक प्रकार की संघीय व्यवस्था है। ठीक है, एक संघीय व्यवस्था ये होगी। अब दूसरी संघीय व्यवस्था मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी संघीय व्यवस्था कैसी हो सकती है। दूसरी संघीय व्यवस्था ऐसी होती है, मान लीजिए ये कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है और ये ब्राज़ील है। ये तीनों मिलकर भी एक संघ बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम एक साथ हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखिए तीनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, तीनों अपने आप में स्वतंत्र रहेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि तीनों में अपनी अपनी शक्तियाँ होंगी, तीनों अपने आप में शक्तिशाली होंगे। तीनों देश तो अपने आप में शक्तिशाली हैं और अपना एक संघ बना लिया इन्होंने। अब बताइए कि संघ कमज़ोर होगा या फिर ये देश जो अपने स्वतंत्र हैं ये कमज़ोर होंगे। तो कमज़ोर इसमें कौन होगा, संघ कमज़ोर होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की संघीय व्यवस्था है जिसमें कुछ देश साथ आकर एक संघ का निर्माण करते हैं। और एक संघीय व्यवस्था ऐसी होती है जो एक देश अपने शासन को विभिन्न स्तरों में बांट देता है और उसे संघीय व्यवस्था के माध्यम से चलाता है। तो इस प्रकार से संघीय व्यवस्था चलती है। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था मैं आपको बता चुका हूँ। एकात्मक व्यवस्था में केवल एक ही स्तर की सरकार होती है। एकात्मक व्यवस्था वाले आप देखिए वर्ल्ड का मैप ये आपके सामने इसमें देख सकते हैं, कितनी जगह ऐसी खाली पड़ी है जिसमें केवल एकात्मक सरकार ही है। और संघीय व्यवस्था वाले केवल 25 देश ही हैं, कितने में से, 193 में से। आज की वीडियो के लिए इतना ही। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि संघीय व्यवस्था क्या है, भारत के अंदर संघीय व्यवस्था कैसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।